आज का हमारा जो पहला प्रश्न है वह है कि पुस्तक रिफ्लेक्शंस निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई है। जो पुस्तक रिफ्लेक्शन है वह किसके द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन है नारायण वाघुल, निर्मला सीतारमण, उर्जित पटेल या फिर शशि थरूर। यह पुस्तक जो है वो किसके द्वारा लिखी गई है। जिसका सही जो आंसर है, इसका सही जो आंसर है वो है आपका ए ऑप्शन। ठीक है, ए ऑप्शन नारायणन वाघुल, ए ऑप्शन इसका जो है वो सही है। क्योंकि 28 अप्रैल 2023 को निर्मला सीतारमण ने मुंबई में नारायणन वाघुल के द्वारा लिखी पुस्तक रिफ्लेक्शंस का विमोचन किया। इस पुस्तक में दशकों की भारत के वित्तीय प्रदर्शकी अनुभव का संकलन है। वाघुल की पुस्तक उनके कैरियर के दौरान नाटकीय और महत्वपूर्ण घटनाओं का वर्णन करती है और वाघुल ने महिला सशक्तिकरण के लिए उनके विचार और दृष्टिकोण को भी उजागर किया है। अगला प्रश्न है, तिब्बती आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा को 26 अप्रैल 2023 को रेमन मैग्सेस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उन्हें यह पुरस्कार कितने वर्षों बाद दिया गया है। 54 वर्ष बाद, 64 वर्ष बाद, 57 वर्ष बाद या फिर 67 वर्ष बाद। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, 64 वर्ष बाद। क्योंकि तिब्बत आध्यात्मिक गुरु को 26 अप्रैल 2023 को रेमन मैग्सेस पुरस्कार से सम्मानित किया गया और दलाई लामा यह पुरस्कार को 64 साल बाद मिला है। उन्हें यह पुरस्कार तिब्बती समुदाय के संघर्ष करने के लिए और तिब्बती संस्कृति को प्रेरणा दिलाने के लिए दिया गया है। इस अवार्ड के लिए उन्हें सबसे पहले 1959 में चुना गया था, लेकिन तब चीन की वजह से वो तिब्बत से भागकर भारत आ गए थे। इस वजह से पुरस्कार लेने नहीं जा सके थे। अब 64 साल बाद रेमन मैग्सेस की टीम दलाई लामा को हिमाचल स्थित उनके घर पर यह पुरस्कार देने पहुंची और दलाई लामा को यह दिया जाने वाला उनका यह पहला इंटरनेशनल अवार्ड है। अगर रेमन मैग्सेस पुरस्कार की बात की जाए तो रेमन मैग्सेस पुरस्कार जो है वो फिलीपींस के 7वें राष्ट्रपति रेमन मैग्सेस की याद में दिया जाता है। इसकी स्थापना जो है वो 1957 में की गई थी और सामाजिक क्षेत्र में सुधार करने वाले या सामाजिक सुधार के क्षेत्र में काम करने वाले व्यक्तियों को यह पुरस्कार दिया जाता है और इसे एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व बौद्धिक संपदा दिवस के रूप में जाना जाता है। 16 अप्रैल, 16 अप्रैल, 18 अप्रैल, 26 अप्रैल या फिर 28 अप्रैल। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, 26 अप्रैल। दैनिक जीवन में पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क और डिजाइन की भूमिका के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रतिवर्ष 26 अप्रैल को विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाते हैं और विश्व बौद्धिक संपदा दिवस 2023 की जो थीम है वह है कि महिला और आईपी, महिला, ठीक है, और आईपी, महिला एंड आईपी जो है ये थीम है विश्व बौद्धिक संपदा की दिवस की। अगला प्रश्न है कि हाल ही में मनाम दुरई मिट्टी के बर्तनों को अपनी अनूठी शैली और शिल्प कौशल के लिए भौगोलिक संकेत जीआई टैग प्रदान किया गया है। यह किस राज्य से संबंधित है। तेलंगाना, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश या तमिलनाडु। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, तमिलनाडु। मनाम दुरई बर्तनों को जीआई टैग जो है वो तमिलनाडु सरकार ने जीआई टैग प्रदान किया है। अगला प्रश्न है, भारत ने अशांति से प्रभावित सूडान से अपने नागरिकों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया। ऑपरेशन कावेरी, ऑपरेशन गोदावरी, ऑपरेशन कृष्णा या फिर ऑपरेशन नर्मदा। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, ऑपरेशन कावेरी। भारत ने अशांति से प्रभावित सूडान से अपने नागरिकों को निकालने के लिए ऑपरेशन कावेरी शुरू किया। इस ऑपरेशन में भारतीय नौसेना का जो INS सुमेधा
ठीक है, INS सुमेधा और 2 भारतीय वायुसेना C-130Z के विशेष विमानों की तैनाती की गई। अगला प्रश्न है, ह्यूरन का ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2023 के अनुसार भारत में कितने यूनिकॉर्न हैं? 132, 138, 142 या 146? जिसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन 138। ह्यूरन का ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2023 जो है वो 18 अप्रैल को जारी किया गया। इस इंडेक्स के अनुसार भारत में 138 यूनिकॉर्न है। रिपोर्ट के अनुसार भारत और अमेरिका और चीन के बाद भारत जो है अमेरिका और चीन के बाद यूनिकॉर्न की संख्या के मामले में विश्व का सबसे तीसरा बड़ा देश है। ठीक है, इसके अनुसार एडटेक स्टार्टअप बायजूस, फूड टेक फर्म स्विगी और गेमिंग फर्म ड्रीम 11 भारत के जो हैं वो टॉप यूनिकॉर्न हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व का सबसे बड़ा नार्को स्टेट बना? ऑप्शन है कोलंबिया, पेरू, सीरिया या फिर अफगानिस्तान। इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, सीरिया। नार्को टेस्ट का मतलब, नार्को स्टेट देश का मतलब ये होता है कि जो अपनी अर्थव्यवस्था चलाने के लिए नशे के निर्यात पर निर्भर हो उसी को नार्को स्टेट कहते हैं। सीरिया खास तौर पर एक है इम्फैटिन टैबलेट का एक्सपोर्ट करता है, जिसे कैप्टागन या फिर गरीबों का कोक भी कहा जाता है, इसलिए इसका आंसर सी ऑप्शन है। अगर बात की जाए, अमेरिका ने 2022 में कैप्टागन एक्ट लागू किया था, जिसमें ड्रग के व्यापार को सीरिया में असद शासन से जोड़ा गया था और इसे अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा खतरा करार दिया गया था। अगला प्रश्न है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन FAO ने कृषि खाद्य प्रणालियों में महिलाओं की स्थिति पर एक रिपोर्ट जारी की है। इस संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? पहला है, उप सहारा अफ्रीका में 60% पुरुषों के रोजगार की तुलना में 66% महिलाओं को रोजगार कृषि खाद्य प्रणालियों में है, और दक्षिण एशिया में श्रम बल में 71% महिलाएं कृषि खाद्य प्रणाली में काम करती हैं, जबकि पुरुषों की संख्या 47% है। तो कौन सा कथन जो है वो सही है? केवल एक, केवल दो, दोनों या फिर दोनों नहीं? तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, इसके दोनों कथन जो हैं वो सही हैं। अगला प्रश्न है, UNEP के अनुसार के निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? 10 से 19 वर्ष 18%, 10 से 24 वर्ष 30%, 15 से 64 वर्ष 68% और 65 वर्ष से ऊपर 7%। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, 10 से 24% जो है यही गलत है, क्योंकि भारत की जनसंख्या जो है वो विश्व संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा जो है भारत की जनसंख्या जो है 142.86 करोड़, ये भारत की आबादी पहुंच चुकी है। और इस नए आंकड़े के साथ चीन अब 142.57 करोड़ लोगों के साथ दूसरे स्थान पर पहुंच चुका है। UNFP के अनुसार द वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट के अनुसार भारत की लगभग 25% आबादी जो है 25% आबादी जो है वो 0 से 14 वर्ष के बीच है, 14 वर्ष के बीच है, और 10 से 19 आयु वर्ग में 18% और 10 से 24 के वर्ग में 26% लोग हैं, इसलिए ये कथन जो है गलत है। अगला प्रश्न है, वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? संस्कृत मंत्रालय ने अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ के सहयोग से नई दिल्ली में पहला वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस शिखर सम्मेलन का विषय है समकालीन चुनौतियों पर प्रतिक्रिया, अभ्यास के लिए दर्शन। केवल एक सही है, केवल दो सही है, दोनों सही हैं, और ना तो एक सही है और ना ही दूसरा सही है। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, इसके दोनों कथन जो हैं वो सही हैं। अगला प्रश्न है,
ग्रामीण महिलाओं के लिए संगठन से समृद्धि योजना का शुभारंभ किया गया? 4 अप्रैल 2023, 8 अप्रैल 2023, 12 अप्रैल 2023 या फिर 18 अप्रैल 2023? जिसका सही जो आंसर है वो है आपका डी ऑप्शन, 18 अप्रैल 2023 से शुरुआत जो है केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह ने की। यह योजना जो है सभी पात्र सीमांत ग्रामीण महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों के अंतर्गत लाकर उन्हें सशक्त करना है। सरकार का लक्ष्य जो है वो 10 करोड़ महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों से जोड़ने का है। वर्तमान में यह संख्या जो है वो 9 करोड़ है। अगला प्रश्न है, विजडन T20 प्लेयर ऑफ द 2023 के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? हरमनप्रीत कौर इस लिस्ट में स्थान बनाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर बनी। दूसरा, इंग्लैंड के बेन स्टोक्स को पुरुष खिलाड़ियों में वर्ष 2022-23 के लिए विश्व का सबसे शानदार क्रिकेटर चुना गया और शुभमन गिल को T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया और विजडन 1989 से हर साल यह लिस्ट जारी कर रहा है। तो कौन सा कथन जो है सही नहीं है? तो इसका सही आंसर जो है वो आपका सी है, क्योंकि विजडन ने T20 प्लेयर ऑफ 2023 में हरमनप्रीत कौर इस लिस्ट में स्थान बनाने वाली पहली महिला क्रिकेटर है, इसलिए कथन जो है वो सही है। इस लिस्ट में टॉम ब्लैडमैन, बेन स्टोक्स, डेरिल मिशेल, मैथ्यू पॉट्स के नाम भी मौजूद हैं। इंग्लैंड के बेन स्टोक्स को पुरुष खिलाड़ियों में सबसे शानदार खिलाड़ी चुना गया 2022-23 के लिए, तो ये भी कथन जो है वो सही है। विजडन 1989 से हर साल यह लिस्ट जारी करता है। जबकि तीसरा इसलिए गलत है कि शुभमन गिल नहीं, सूर्य कुमार यादव को T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया है, ना कि शुभमन गिल को। अगला प्रश्न है, गंगा समग्र अविरल गंगा निर्मल गंगा कार्यक्रम किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया है? किसके द्वारा शुरू किया? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार या फिर पश्चिम बंगाल? इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, उत्तराखंड। 16 अप्रैल 2023 को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने परमार्थ निकेतन में आयोजित गंगा समग्र अविरल गंगा निर्मल गंगा कार्यक्रम की शुरुआत की है। अगला प्रश्न है, मैल्कम आदेसेसिया पुरस्कार 2023 के लिए किसे चुना गया है? गीता मित्तल, अक्षता मूर्ति, इस्तादेव, उत्साह पटनायक? जिसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, उत्साह पटनायक। 17 अप्रैल 2023 को अर्थशास्त्री उत्साह पटनायक को 2023 का मैल्कम आदेसेसिया पुरस्कार के लिए चुना गया है। यह पुरस्कार प्रत्येक वर्ष मैल्कम एंड एलिजाबेथ आदेसेसिया ट्रस्ट के द्वारा दिया जाता है। यह पुरस्कार एक राष्ट्रीय स्तर के जूरी के द्वारा चुने गए सामाजिक वैज्ञानिकों को प्रदान किया जाता है। 2022 में इस पुरस्कार के विजेता भारतीय अर्थशास्त्री जो थे वो प्रभात पटनायक थे और 23 का जो पुरस्कार है वो उत्साह पटनायक ने जीता है, इसलिए इसका डी ऑप्शन जो है वो सही है। अगला प्रश्न है, हाल ही में पत्रकार तारिक फतेह का निधन हो गया, वह किस देश के मूल निवासी थे? ऑप्शन है भारत, पाकिस्तान, सऊदी अरब और या बांग्लादेश? जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, पाकिस्तान। पाकिस्तान मूल के कनाडाई लेखक और पत्रकार तारिक फतेह का 24 अप्रैल 2023 को निधन हो गया, कनाडा में निधन हो गया और वो 73 वर्ष के थे। 1949 में तारिक फतेह का जन्म हुआ था कराची में और तारिक फतेह खुद को भारतीय मानते थे, पाकिस्तान को भी भारतीय संसद का हिस्सा मानते थे। धार्मिक कट्टरता के खिलाफ रहे तारिक फतेह भारतीय संसद के पुरजोर समर्थक थे। वह भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश को एक साथ जोड़ने की बात करते थे।
1977 में जियाउल हक सरकार ने उन्हें देशद्रोह के आरोप में आरोपित किया, जिसके कारण उन्हें सऊदी अरब जाना पड़ा और 1987 में उन्होंने कनाडा की नागरिकता ग्रहण कर ली। अगला प्रश्न है, वित्त वर्ष 2022-23 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बना? चीन, रूस, संयुक्त अरब अमीरात या फिर अमेरिका? इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका जो है 2022-23 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बना। दोनों देशों के बीच इस दौरान 7.65% की बढ़ोतरी दर्ज की और कुल व्यापार जो है 128.55 अरब डॉलर का हुआ। अगला प्रश्न है, आठ उद्योगों के सूचकांक ने मतलब इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज ने मार्च 2022 की तुलना में मार्च 2023 में कितने प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई है? 3.6, 4.6, 5.6 या 6.6? जिसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन 3.6। जो 8 कोर उद्योग हैं उनमें हैं कच्चा तेल, कोयला, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी, उत्पाद उर्वरक, इस्पात, सीमेंट और बिजली। ठीक है, और अगर 8 प्रमुख उद्योगों का हिस्सा जो कुल औद्योगिक उत्पादन की बात की जाए तो उसका बनता है 40.27%। अगला प्रश्न है, किस देश ने चैट जीपीटी का प्रतिद्वंदी गीगा चैट एआई चैटबॉट लॉन्च किया है? ऑप्शन चीन, रूस, जापान या फिर ईरान? रूसी ऋणदाता कंपनी साइबर बैंक ने गीगा चैट एआई चैटबॉट लॉन्च किया है, मतलब बी ऑप्शन इसका जो है वो सही है। अगला प्रश्न है, इसे जो लॉन्च किया है रूस की सेबर बैंक ने। सेबर बैंक एक ऋणदाता कंपनी है, इसने लॉन्च किया। अगला प्रश्न है, विश्व के पहली रोबोटिक चेक इन असिस्टेंट का नाम क्या है जो चेक इन प्रक्रिया के माध्यम से यात्रियों का मार्गदर्शन करेगी? सोफिया, हनाया, सारा या फिर एरिका? जिसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, सारा। सी ऑप्शन है सारा। दुबई बेस्ड एयरलाइंस एमिरेट्स ने अपने नवाचार दुबई के वित्तीय जिले में एक नया सिटी चेक लॉन्च किया है और 27 अप्रैल को यह शुरू हुई सुविधा में सारा नाम की दुनिया की पहली रोबोटिक चेक इन असिस्टेंट है जो चेक इन प्रक्रिया के माध्यम से यात्रियों का मार्गदर्शन करेगी। अगला प्रश्न है, मलेरिया उन्मूलन पर एशिया पैसिफिक लीडर्स कॉन्क्लेव का मेजबान कौन सा देश है? फिलीपींस, ब्राजील, नाइजीरिया और भारत? जिसका सही जो आंसर है वो है आपका डी ऑप्शन, भारत। मलेरिया दिवस है, विश्व मलेरिया दिवस जो है वो 25 अप्रैल को मनाया जाता है और 2000 जिसका लक्ष्य जो है मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य जो है वो 2030 रखा गया है और यह नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न है, भारहीनता की अवस्था में एक मोमबत्ती की ज्वाला का आकार छोटा हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? तो इसका सही जो आंसर है वो है सी ऑप्शन कि कोई परिवर्तन नहीं होगा, अर्थात आकार में कोई परिवर्तन वही जैसा है वैसा बना रहेगा। अगला प्रश्न है, बर्फ की गुप्त ऊष्मा का मान होता है 20 कैलोरी प्रति ग्राम, 40 कैलोरी प्रति ग्राम, 60 कैलोरी प्रति ग्राम या फिर 80 कैलोरी प्रति ग्राम? जिसका सही जो आंसर है कि बर्फ की गुप्त ऊष्मा का मान 80 कैलोरी प्रति ग्राम होता है, मतलब डी ऑप्शन का जो है वो सही है। अगला प्रश्न है, चंद्रमा पर लोलक घड़ी ले जाने पर उसके आवर्तकाल में क्या परिवर्तन होगा? आवर्तकाल घट जाएगा, आवर्तकाल बढ़ जाएगा, आवर्तकाल अनंत हो जाएगा या फिर आवर्तकाल में कोई परिवर्तन नहीं होगा?
जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, आवर्तकाल बढ़ जाएगा, क्योंकि चंद्रमा पर लोलक घड़ी ले जाने पर उसका आवर्तकाल बढ़ जाएगा, क्योंकि चंद्रमा पर जो गुरुत्वाकर्षण का मान जो है वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के मान का 1/6 गुना है, इसलिए पहला कथन सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से डॉपलर प्रभाव का उपयोग नहीं है। इसका उपयोग वायु में उड़ते विमान के वेग का अनुमान लगाने के लिए किया जाता है। जल के भीतर चलती पनडुब्बी का वेग ज्ञात किया जा सकता है। सी है, तारों और गैलेक्सियों की गति का अनुमान लगाया जाता है। या फिर डी ऑप्शन, निर्वात या वायु में प्रकाश का वेग ज्ञात किया जा सकता है। तो कौन सा नहीं है? इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, निर्वात या वायु के प्रकाश में वेग ज्ञात किया जा सकता है, यही सही नहीं है। अगला प्रश्न है, किस बिंदु पर द्रव का दाब निर्भर करता है? द्रव के घनत्व पर, द्रव के भार पर, द्रव के द्रव्यमान पर, द्रव के आयतन पर। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, द्रव के घनत्व पर। कि द्रव के दाब के नियम के अनुसार किसी बिंदु पर द्रव का दाब द्रव के घनत्व के पर निर्भर करता है। घनत्व अधिक होने पर दाब भी अधिक होता है। अगला प्रश्न है, आपेक्षिक घनत्व को मापा जाता है हाइड्रोमीटर से, हाइग्रोमीटर से, बैरोग्राफ से या फिर क्रोनोमीटर से। जिसका सही जो आंसर है, आपेक्षिक घनत्व को हाइड्रोमीटर से नापा जाता है। बी ऑप्शन जो है वो इसका सही है। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए एक को कथन, दूसरे को कारण कहा गया है। कि सैद्धांतिक तौर पर अधिकतम ताप की कोई सीमा नहीं है, पर निम्न ताप की सीमा है। दूसरा है, किसी भी वस्तु का ताप -273.15 सेंटीग्रेड से कम नहीं हो सकता है। तो कौन सा कथन सही है? ए आर दोनों सही हैं, ए आर की सही व्याख्या करता है। ए आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। और सी ऑप्शन ए सही है परंतु आर गलत है, डी ए गलत है परंतु आर सही है। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, ए आर दोनों सही हैं लेकिन एक दूसरे की सही व्याख्या नहीं करते। अगला प्रश्न है, किसी पदार्थ का फोटोग्राफ लेने के लिए अपेक्षित उद्भासन काल निर्भर करता है। पदार्थ की दूरी पर, पदार्थ के प्रकार पर, कैमरे की गुणवत्ता पर या पदार्थ की चमक पर, या पदार्थ की चमक पर। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, पदार्थ की चमक पर। किसी पदार्थ का फोटोग्राफ लेने के लिए अपेक्षित उद्भासन काल पदार्थ की चमक पर निर्भर करता है, इसलिए डी ऑप्शन इसका जो है वो सही है। अगला प्रश्न है, प्रकाश के रंगों के अपवर्तनांक के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? कि कांच में बैंगनी रंग का प्रकाश का वेग सबसे कम तथा अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। कांच में लाल रंग का वेग सबसे अधिक होता है और अपवर्तनांक सबसे कम होता है। तो कौन सा कथन जो है वो सही है? केवल एक, दो, दोनों या फिर दोनों नहीं। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, इसके दोनों कथन जो हैं वो सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस दर्पण विशेष के सामने खड़े होने पर मनुष्य को अपना सिर वास्तविक आकार से छोटा दिखाई देता है जबकि टांगे वास्तविक आकार की दिखाई देती हैं? उत्तल और अवतल, अवतल या समतल, उत्तल या समतल या केवल उत्तल। जो इसका सही आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, उत्तल और समतल। अगला प्रश्न है, मायोपिया से ग्रसित व्यक्ति के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? इसमें नेत्र क्षैतिज दिशा में ठीक देख पाते हैं पर ऊर्ध्व दिशा में ठीक नहीं देख पाता है। इसमें आँख की सामंजस्य क्षमता घट जाती है जिससे व्यक्ति ना तो दूर की वस्तु और ना ही निकट की वस्तु देख पाता है। सी ऑप्शन, इस रोग से ग्रसित व्यक्ति को दूर की वस्तु दिखाई पड़ती है पर निकट की वस्तु दिखाई नहीं पड़ती है। इस रोग से ग्रसित व्यक्ति को नज़दीक की वस्तु दिखाई देती है पर दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती है। तो कौन सा जो है वो सही नहीं है? कौन सा सत्य है, मतलब ये बताना आपको है। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, कि इस रोग में ग्रसित व्यक्ति जो है नज़दीक की वस्तु को दिखाई देती है पर दूर की वस्तु से दिखाई नहीं देती है। अगला प्रश्न है, विद्युत फ्यूज का प्रयोग परिपथ में लगे उपकरणों की सुरक्षा के लिए किया जाता है। यह बना होता है पीतल और टिन का, टिन और
सीसा का, पीतल और तांबा का, या सीसा और तांबा का? जिसका सही जो आंसर है वो है टिन और सीसा का, मतलब बी ऑप्शन जो है वो इसका सही है। अगला प्रश्न है, सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है। ठीक है, कि रासायनिक यौगिक उनका उपयोग, जो नॉर्थेनड्रोन जो है, नॉर्थेनड्रोन का जो है वो प्रतिजनन क्षमता औषधि है। एलिटेम जो है वो कृत्रिम स्वीटनर है। सेटिल ट्राई मिथाइलेनियम ब्रोमाइड जो है वो आपका एक धनानयनी अपारमार्जक है। और फेनेलेजिन जो है अवसाद रोधी दवा है, इसलिए इसका बी ऑप्शन जो है सही है। अगला प्रश्न है, परजीवी के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? कि डोडर की कई प्रजातियां उद्यान कृषि उद्योग में खरपतवार की समस्या का कारण है। डोडर पौधा परपोषी पौधे से जुड़ने के बाद अपनी जड़ प्रणाली खो देता है। तो कौन सा कथन जो है वो सही है? केवल एक, केवल दो, दोनों, या फिर दोनों नहीं? तो इसका सही आंसर जो है वो सी ऑप्शन है, इसके दोनों कथन सही है। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस उत्पन्न होती है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मैग्नीशियम, या फिर जलवाष्प? जिसका सही जो आंसर है वो है आपका ए ऑप्शन, ऑक्सीजन। प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड और जल के बीच रासायनिक क्रिया के फलस्वरूप ग्लूकोज का निर्माण होता है और ऑक्सीजन मुक्त होती है। और श्वसन में इसके विपरीत जो है ग्लूकोज के ऑक्सीकरण के फलस्वरूप जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, इसलिए जो है विकल्प ए जिसका है वो सही है। तो ये थे हमारे आज के प्रश्न।